हर चुनावी मौसम में एक लाइन बार बार सुनाई देती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। और इसके लागू होते ही सरकार नई परियोजनाओं के उद्घाटन करना बंद कर देती है, नए शिलान्यास बंद हो जाते हैं, सरकारी विज्ञापन रातों रात गायब हो जाते हैं और जो नेता हैं वो भी एक मर्यादित व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? आदर्श आचार संहिता है क्या? और असली सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई कानून है जो नेताओं को सजा तक दे सकता है, या फिर ये सिर्फ एक नैतिक आचार संहिता है जो अच्छे व्यवहार पर निर्भर करती है चुनावों के दौरान? क्योंकि अगर ये कानून नहीं है तो फिर भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी ताकत से बड़े बड़े मंत्रियों को कैसे रोक देता है? चलिए इसी रहस्य को समझते हैं और भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आत्मा में जो छिपा है उसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसी के ऊपर कानूनी विश्लेषण आज के सेशन में कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? देखिएगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि आदर्श आचार संहिता, वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का एक समूह है। इसका मकसद साफ है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव के दौरान अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का दुरुपयोग न करे और बाकी के सभी राजनीतिक दल समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें और चुनाव लड़ें। इसमें कई विषय आते हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का आचरण, दूसरा सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग, और तीसरा भाषण, पोस्टर, रैली, विज्ञापन और सरकारी घोषणाओं तक इसके अंदर सब कवर होते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो न कोई फ्रीबी दी जाएगी, न कोई स्कीम लॉन्च की जाएगी और न ही सरकारी ताकत से वोटरों को प्रभावित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है, ये लागू कब होती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। अब इसका मतलब क्या है कि बिहार के अंदर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, क्योंकि वहां पर बिहार असेंबली के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। जिस समय चुनावों की घोषणा होती है, कार्यक्रमों की घोषणा होती है, उसी क्षण से लेकर चुनावों की समाप्ति तक जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह लागू रहता है। अब लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि जो हम अक्सर सुनते हैं कि फला मंत्री ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर दिया है, या फिर फला दल ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने उसको एक नोटिस जारी कर दिया है। पर कौन से कानून के तहत आयोग कार्रवाई कर सकता है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास किसी संसद के अधिनियम जैसी कानूनी शक्ति है? और क्या आयोग एफआईआर दर्ज तक करवा सकता है या किसी को दंडित भी कर सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने के लिए? जवाब है इसका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो। अब बात करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कानूनी स्थिति क्या है, उसको समझते हैं। साफ शब्दों में कहें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है, ये बस रेगुलेशंस हैं और ना ही ये संविधान का हिस्सा है और ना ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भाग है। यह केवल नैतिक और आचार संबंधी दिशा निर्देशों का समूह है, न कि कोई विधिक प्रावधान। मतलब यह है कि एमसीसी तोड़ने पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी सजा नहीं दी जा सकती। फिर भी राजनीतिक दल इसका पालन करते हैं। क्यों?
उसके पीछे के कारण को समझिएगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के तहत चुनावों का संचालन करने का व्यापक अधिकार है और यही अनुच्छेद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को संवैधानिक बल देता है। अब बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन होने पर निर्वाचन आयोग वास्तव में क्या कार्रवाई कर सकता है, यह बात समझिएगा। जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है, उसी को समझते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है तो जब कोई इसका उल्लंघन करता है तो निर्वाचन आयोग वास्तव में क्या कर सकता है। तो जान लीजिए, भले ही इसके उल्लंघन पर कोई कानूनी सजा तय नहीं हो, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मजबूत अधिकार हैं और कई कार्रवाई के तरीके हैं और यकीन मानिए राजनीतिक दल इन कार्रवाइयों को बेहद ही गंभीरता से लेते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पहला है फटकार और चेतावनी यानी कि सेंश्योर और वार्निंग। निर्वाचन आयोग किसी उम्मीदवार या फिर राजनीतिक दल को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है उसको औपचारिक फटकार या फिर चेतावनी जारी कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। यह कार्रवाई आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होती है उस उम्मीदवार के और उस दल के और मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित होती है, जिससे सार्वजनिक छवि पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है प्रचार पर अस्थायी प्रतिबंध, टेम्पररी बैन ऑन कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग। कई बार आयोग ने नेताओं को कुछ दिनों के लिए प्रचार से रोक दिया था, विशेषकर घृणा भाषण, हेट स्पीच, व्यक्तिगत हमलों या फिर सांप्रदायिक टिप्पणियों के मामलों में। इससे सीधे सीधे चुनावी लय और गति पर असर पड़ता है। और तीसरा है अन्य कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना तक। अगर उल्लंघन ऐसा है जो भारतीय न्याय संहिता या फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध बनता है तो आयोग स्थानीय प्रशासन को, पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने तक के निर्देश दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई किसी मतदाता को प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, नफरत फैला रहा है, अगर कोई उम्मीदवार या फिर कोई अनुचित प्रभाव डाल रहा है चुनावों पर, तब ऐसी कार्रवाई की जा सकती है भारतीय न्याय संहिता 2023 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के तहत, अगर उनके अंदर भी वो अपराध बन रहा है। और क्या है, अधिकारियों का निलंबन और उनका स्थानांतरण यानी कि तबादला तक हो सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करता है तो आयोग तुरंत उसका तबादला, निलंबन या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन तक उस पर ले सकता है ताकि चुनावों की निष्पक्षता बनी रहे। और पांचवा है सरकारी कार्य या फिर विज्ञापन रोकने के आदेश भी दे सकता है, एडवाइजरी और डायरेक्शन टू स्टॉप गवर्नमेंट वर्क। निर्वाचन आयोग किसी भी चल रहे प्रोजेक्ट, विज्ञापन या फिर योजना को जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है उसको तुरंत रोकने के आदेश जारी कर सकता है, भले ही इसके लिए कोई विशेष कानून ना हो, मगर यह संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को मिला हुआ है उसके तहत संभव है। और पांचवा है मतदान रद्द करना या फिर स्थगित करना, कैंसलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ पोल। हां जी, ये भी पॉसिबल है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लार्ज स्केल पर उल्लंघन हो रहा है, अत्यधिक उल्लंघन हो रहा है, बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं हो पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है। इसलिए भले ही चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई वैधानिक सजा नहीं है, फिर भी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयां इतनी प्रभावशाली हैं कि चुनाव प्रक्रिया में अनुशासन और निष्पक्षता बनी रहती है। यही कारण है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लागू होते ही बड़े से बड़ा नेता भी सतर्क हो जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 324 की, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रीढ़ है।
निर्वाचन जब मतदाता सूची की तैयारी कर रहा होता है और चुनावों के संचालन की संपूर्ण देखरेख, दिशा निर्देश और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को निहित होता है। पता है आपको, बिहार में अभी सर्वे हुआ है, पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची बनी है, फाइनल मतदाता सूची जारी हुई है। हालांकि उसके अंदर भी कई दिक्कतें आई हैं और जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले को देख रहा है और ये बोला है कि अगर किसी को गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाया है तो उस पर उसका नाम दोबारा से इंक्लूड किया जाएगा। और इसके ऊपर हमने काफी फैसलों की वीडियो भी बनाई है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा और वैसे भी आप चैनल पर जाएंगे तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में। 324 का जो खंड 1 है वो ये कहता है कि निर्वाचन रोल की तैयारी और चुनावों के संचालन की संपूर्ण देखरेख, दिशा और नियंत्रण किसके हाथ में होगा? चुनाव आयोग में निहित होगा। यानी कि आयोग के पास ये शक्ति है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश या फिर आदेश जारी कर सकता है, भले ही उस विषय पर कोई विशेष कानून मौजूद ना हो। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर यह संवैधानिक रूप से वैध भी है और प्रभावी भी है। अब बात करते हैं इस पूरे मसले पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, अदालतों ने क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अपने कई फैसलों में माना है कि निर्वाचन आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत व्यापक अधिकार हैं, प्लेनरी पावर्स हैं, ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। ये अधिकार इसलिए सीमित नहीं किए जा सकते कि कोई विशेष कानून नहीं है। यानी कोर्ट ने साफ साफ कहा है, भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कानून ना हो, लेकिन आयोग अपने संवैधानिक अधिकार में इसे लागू कर सकता है। इसके बाद एक और मामला आया, उसको भी डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2013 का मामला। ये फ्रीबीज पर है चुनावों के दौरान, जहां पर यह सवाल उठा था, क्या चुनाव घोषणा पत्र में फ्रीबी का वादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसको हम रेवड़िया कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र में रेवड़ियों का बांटना या उसका वादा करना, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे वादे चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वैधानिक आधार नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसलिए उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी कोर्ट ने आयोग से कहा कि ऐसे वादों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएं और इसी से घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ प्रावधान बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी जोड़ा गया है। रेवड़ियों के घोषणाओं के रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कानून नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण नैतिक ढांचा है और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं कानूनी स्थिति क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, बहुत ही सिंपल भाषा में। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में देखें तो जो नेचर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, स्वरूप है, वो नैतिक और आचारिक है, विधिक नहीं है। और अगर हम इसके कानूनी आधार की बात करें तो प्रत्यक्ष इसका कोई आधार नहीं है, मगर यह सपोर्ट लेता है संविधान के अनुच्छेद 324 से। और अगर प्रवर्तन शक्ति की बात करें, लीगल बैकिंग की बात कर, अगर एनफोर्समेंट पावर की बात करें तो ये जो है अपनी एनफोर्समेंट पावर निकालता है वो चुनाव आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से निकालता है, संवैधानिक अधिकारों से निकालता है। और इस पर न्यायालय का मत क्या है कि यह कानून की तरह लागू नहीं है, पर सम्मानजनक जरूर है। और उल्लंघन के क्या प्रभाव है, उल्लंघन पर क्या हो सकता है? चेतावनी हो सकती है, फटकार हो सकती है, प्रचार पर रोक लग सकती है और कई बार कैंडिडेचर पर भी रोक लगाई जा सकती है। और इनका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष और सम्मानजनक चुनाव को सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ उदाहरणों के बारे में। आपने पुराने चुनावों के दौरान उनके बारे में सुना भी होगा, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि किसके खिलाफ ये कार्रवाइयां हुई है। 2019 में
निर्वाचन आयोग ने एक मुख्यमंत्री को घृणा भाषण के लिए 2 दिन प्रचार से रोक दिया था और 2014 में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी गाड़ियों के चुनावी इस्तेमाल से भी रोका गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हुए, और 2022 में भ्रामक राजनीतिक विज्ञापनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में। इनमें से किसी में आपराधिक दंड नहीं था, फिर भी प्रभाव बेहद तेज और ठोस था। यही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की नैतिक शक्ति। जब संवैधानिक अधिकार और जन विश्वास जो हैं वो साथ हो तो बिना कानून के भी व्यवस्था कायम रह सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रहा है और अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के कानूनी विश्लेषण चैनल पर मिलते रहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून के रूप में बनाया जाना चाहिए, स्टैट्यूटरी लॉ के रूप में पार्लियामेंट द्वारा कुछ ऐसा कानून पारित करना चाहिए ताकि उल्लंघन पर सीधी सजा दी जा सके, या इसे एक नैतिक आचार संहिता ही बने देना रहना ठीक है? आपकी भी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। अब बात करते हैं इसके विश्लेषण पर, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शक्ति है और इसकी क्या सीमाएं हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ताकत इसकी लचीलेपन में है, ये आयोग को संसद की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करने देता है, पर इसकी कमजोरी ये है कि ये कानून जितना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आयोग एफआईआर या फिर जेल की सजा नहीं दे सकता। इससे एक ग्रे एरिया बन जाता है। राजनेता जानते हैं कि एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर जेल नहीं होगी, आदर्श आचार संहिता तोड़ने पर जेल नहीं होगी, लेकिन जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया का जो डर है ना, वो नेताओं को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने से रोक देता है। पता चले कि उधर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा और न्यूज मीडिया में खबरें बन गई और वहीं मतदाता नाराज हो गया और दूसरी पार्टी को या दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दी। यानी जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये चलता है नैतिक डर और जन दबाव के कारण, ना कि कानून के भय पर। अब बात करते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या संबंध है, यह समझना बहुत जरूरी है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चाहे वो भले ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा नहीं है और ना ही 50 का हिस्सा है, लेकिन चुनाव के दौरान कई गंभीर उल्लंघन जैसे कि लालच देना, बूथ कैप्चरिंग, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग हो तो इन पर सजा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दी जा सकती है। इसलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एक रोकथाम कोड की तरह काम करता है, प्रिवेंटिव कोड की तरह काम करता है, और जब कोई कार्य अपराध बन जाता है तो या तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाता है। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जमा आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्लस आपका भारतीय न्याय संहिता, तीनों मिलकर और साथ में अनुच्छेद 324 भी मिलकर, चारों मिलकर भारत में 4 स्तरीय चुनावी नियंत्रण प्रणाली बनाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एमसीसी को चुनाव बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। कई विशेषज्ञों ने बहुत बार सवाल उठाया है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, वैधानिक बल दिया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर। अगर इसे कानून बना दिया जाए तो सजा और स्पष्टता से बढ़ेगी और हर उल्लंघन अदालतों तक पहुंच जाएगा, जिससे चुनाव की प्रक्रिया जो है वो धीमी और जटिल हो सकती है। इसलिए निर्वाचन आयोग खुद कई बार कह चुका है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको सलाहकारी और लचीला ही रहना चाहिए, एडवाइजरी और फ्लेक्सिबल ही रहना चाहिए, ताकि चुनाव बिना रुकावट के हो सके। वास्तव में जो मौजूदा प्रणाली है, यहां तक जहां ये नैतिक
है पर संवैधानिक बल से समर्थित है। पिछले कई दशकों में जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये बहुत प्रभावी रूप से लागू हुआ है। ये कई बार हमने देखा है, हालांकि कई बार गैर प्रभावी भी हमने देखा है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और कानूनी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रहे कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये कोई कानून नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है। इसके उल्लंघन पर कोई वैधानिक दंड स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 324 से समर्थित है। अदालतों ने इसकी वैधता और आवश्यकता दोनों को स्वीकार किया है। इसलिए असली ताकत जनविश्वास, नैतिकता और संवैधानिक अधिकार में है। अगर मैं आपको सार में बात करूं, स्पष्ट शब्दों में बात करूं, बिल्कुल क्रिस्प होके समझाऊं चीजों को, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कठोर कानून नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का नैतिक कंपास है जो संविधान की ताकत से संचालित होता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। और अब जब आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी कहानी समझ ली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी जरूर कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून बनाना चाहिए या फिर इसे एक नैतिक और संवैधानिक गाइडलाइन ही बने रहना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून बनाया जाना चाहिए या इसे एक नैतिक और संवैधानिक गाइडलाइन ही बने रहना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और भारत की जो नई मेक इन इंडिया ऐप आई है अराताई ऐप पर, उस पर भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। और अगर आप लॉ स्टूडेंट है या न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं या फिर सीधा इस बार कोड को स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में, और बाकी के कंटेंट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्री कंटेंट भी काफी सारा है हमारी ऐप पर। ज्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल योगी चैनल और दून लॉ मेंटर पर हम कानूनों को बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, रोचक भाषा में समझाते हैं और परीक्षा तैयारी के अनुकूल समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा, कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।